ओके, ये जो पिक्चर है हम मेरे पास यहाँ पे, ये है 4004 की फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर एवर, इंटेल 4004। और यहाँ से आपको दिख रहा है ये इसके अंदर वाली बात है, असली डाई जो है, असली चिप जो है अंदर से वो कैसे होती है। So it's all made of transistors. So transistors and transistors in different configurations. वो जो काले काले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, these are the connections. These are the connection pads जहाँ से आप कनेक्शन उठाते हैं। और ये कनेक्शन जो यहाँ पे होते हैं, ये जाते हैं आपके पिन्स पे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये आपकी पिन है ऐसे, यहाँ से एक कनेक्शन है ऐसे जो यहाँ तक जा रहा है, इंटरनली ऐसे ही कनेक्शन होगा और वो ऐसे जा रहा होगा ऐसे। तो 40 के 40 कनेक्शन आपके पास हैं इसमें, लाइक दिस, ये सारे कनेक्शन आपके पिन्स के साथ होते हैं। इसमें तो 16 ही पिन्स थी खाली इंटेल 4004 में। सो 8085 में तो 40 पिन्स है, तो बराबर 40 पैड्स आपके पास होंगे, दैट विल बी कनेक्टेड टू 40 pins of 8085. So तो 8085 के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। So 8085 is an 8-bit n-channel metal oxide semiconductor, जैसे मैंने परसों बोला था, NMOS is a n-channel metal oxide semiconductor technology, is a transistor, ठीक है, because processors are made of transistors, but कौन सा transistor? NMOS, n-type or n-channel metal oxide semiconductor, the MOSFET. So it has the 40-pin IC package fabricated on a single large-scale integration chip. ये पहले की बात है जब ये बनाया गया था। So इसमें जो ऑपरेशन पावर सप्लाई है वो 5 वोल्ट की है, सो यू हैव टू प्रोवाइड इट विद +5 वोल्ट डीसी। इसकी जो क्लॉक स्पीड आपको चाहिए, दैट इज अबाउट 3 मेगाहर्ट्ज। सो इंटरनली इट वर्क्स ऑन अबाउट 3 मेगाहर्ट्ज। सो क्लॉक साइकिल जो आपके पास इसमें होता है, जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 1-2 लेक्चर्स के बाद आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज द क्लॉक साइकिल। वो है 320 नैनोसेकंड का। So time for the clock cycle of the Intel 8085 is 200 nanoseconds. तो 320 है आपके पास जो क्लॉक हम देते हैं, और 200 नैनोसेकंड्स है जो इंटरनली यूज होता है, सॉरी जो 8085 को देना होता है दैट इज 200 नैनोसेकंड, जो उसमें यूज होता है दैट इज 320 नैनोसेकंड्स। और बेसिक इंस्ट्रक्शन जो 8085 को है, जैसे हमने बोला था ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और बाकी चीज़ें, सो 80 बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन उससे जनरेट होते हैं हमें टोटल में 246 ऑप कोड्स। ये पहले 8085 की बात है। उसके बाद हमारे पास आ गई एक और 8085A। सो दैट वाज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ 8085 एंड दैट वाज इंप्लीमेंटेड यूजिंग CMOS। और उसमें हमारे पास टोटल बेसिक इंस्ट्रक्शन 90 विद 255 ऑप कोड्स। सो 8085 का जो आर्किटेक्चर है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज ऑलरेडी चेक्ड आउट। उसके बाद हम ALU को देखेंगे। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट हमें ऑलरेडी पता है दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, लेकिन 8085 का जो ALU है, व्हाट डज इट परफॉर्म? Addition, subtraction, then and or, these are the logical operations. So logical and, logical or, logical XOR. उसके बाद हो गया complement, that is logical NOT, then increment, that is add one, then decrement means subtract one, then left shift and clear. So these are the arithmetic and logical operations that are performed by the ALU of 8085. So then register set
इस रजिस्टर सेट को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम 8 ओवरऑल देख रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं. So you have accumulated as a special function register of 8 bits. Then you have 6 general purpose registers B, C, D, E, H, L of 8 bits each. Then you have stack pointer that of 16 bits is a 16-bit register. Then program counter, which is again a 16-bit register. Okay. And then we have a special register called a flag register that is used to check the status of the operations done by the ALU. Okay, थोड़ी सी रजिस्टर्स का अंदर कौन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है. So B, C, D, E, H, L are general purpose registers. ठीक. तो जैसे मैंने इससे पहले भी बोला हुआ है कि we can combine them, so they will be the 16-bit registers. Normally used for 16-bit operations. Then we will name them as B, C, D, E, and H, L. जो प्रोग्रामर हमारे पास है, लेकिन जो प्रोग्राम लिखेगा इंस्ट्रक्शन इसको देगा, ठीक. सो वो क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्स का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम लिखने के लिए. उसके बाद हमारे पास एक HL जो हमारे पास है इसमें BCD HL में, उसका एक और स्पेशल काम है कि दैट इज यूज्ड एज ए मेमोरी पॉइंटर. यानी कि जो हमारे पास मेमोरी लोकेशंस है उनका जो एड्रेस है वो स्टोर कर सकता है, उनकी ओर पॉइंट करता है. या हम दूसरे तरीके से बोलेंगे कि HL रजिस्टर जो है प्लेज द रोल ऑफ MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. सो accumulator again आ गया is an 8-bit register that is used for operations that stores the output of the operations of arithmetic and logical operations. So program counter दूसरा एक special function register है that stores address of next instruction to be executed. Obviously ये हम already देख चुके हैं कि जो हमारा counter होता है program counter ही वो चीज़ है जिसका output जाता है address bus पे for next cycle. So obviously program counter will store the address of the next instruction to be executed from the memory. And stack pointer stores the address of stack top. Stack हो गया, stack is a different type of operation, or stack is a different type of memory. जो हमारी normal memory होती है वो random memory होती है. So you can access any location anytime. लेकिन जो stack हमारे पास होता है it is not random access. इसमें एक्सेस एक ही साइड से होता है. सो यह ओपनिंग वहीं से. सो आइदर इट इज टॉप ऑफ द स्टैक और इट इज बॉटम ऑफ द स्टैक. सो स्टैक की जो ऑपरेशन थे जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी हमारे पास मेमोरी है. सो इफ यू हैव रैम, सो यू हैव एड्रेस लाइंस एंड यू हैव डेटा लाइंस एंड यू हैव मेमोरी लोकेशंस. ठीक है, आप कोई भी एड्रेस दे दो, आपको वो पर्टिकुलर लोकेशन सिलेक्ट होगी और डेटा आ जाएगा आउटपुट पर. इसका रैंडम एक्सेस. दूसरा हमारे पास होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, या जिसको हम बोलते हैं वन साइड एक्सेस. मैं इसी रैम को उस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, इसका यूजेज ऐसे बनाऊंगा कि मैं कोई भी एड्रेस नहीं दे सकता हूं. मेरे पास एक ही एड्रेस होगा जहां से मैं रीड कर सकता हूं और उसको राइट कर सकता हूं. सो वो हो गया दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक. तो जैसे हमने फिल किया इसमें डेटा, पहले मैं यहां पे डालूंगा डेटा D1, फिर डेटा D2, फिर डेटा D3, फिर डेटा D4. लेट अस सपोज जो इस वक्त हमारा डेटा है दैट इज लाइक स्टैक. पहले D1 स्टैक, D2 स्टैक अराउंड D1, D3 स्टैक अराउंड D2, D4 स्टैक अराउंड D3. अब अगर मुझे यहाँ से D5 डालना है और उसको डालना है डेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा टॉप ऑफ स्टैक क्या है. तो टॉप ऑफ स्टैक जो है वो इस वक्त अब ये है, तो इसमें डालेंगे D5. अब D5 हमने डाला तो मैं कहीं पे अब मुझे D5 को बाहर निकालना है. सो मैं क्या करूँगा काम, मैं फिर से टॉप ऑफ स्टैक में जो D5 उसी को बाहर निकाल सकता हूँ. अगर मुझे D2 को फॉर एग्जाम्पल बाहर निकालना है तो पहले मुझे ये सब निकालने पड़ेंगे, D5, D4, D3, देन D2 will come. So it's called implementation is called first in last out or last in first out, जो भी आपको सही लगे. That means जो पहले घुसा वो D1 था, और जो बाकी घुसे D2, D3, D4, D5, अब जब निकालना है तो सबसे लास्ट में कौन निकलेगा, वही D1 जो पहले.
ये बिल्कुल वैसा ही होता है जब आप प्लेट्स धोते हैं। जब आप प्लेट्स को स्टैक करते हैं और आपके पास यहाँ पे नल है जहाँ पे आपको धोना है प्लेट्स को, तो सबसे पहले जो प्लेट आई थी वो सबसे लास्ट में धोई जाएगी, क्योंकि जो टॉप ऑफ स्टैक पे आपके पास प्लेट है वो सबसे पहले जाएगी। सो ये हमें बहुत एप्लीकेशन है इसकी स्टैक की। और इसका जो लास्ट वाला होता है ये जिसको हम टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं, उसका जो एड्रेस होता है, बिकॉज अगेन मेमोरी, तो यू हैव एन एड्रेस, वो एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है? दैट एड्रेस इज स्टोर्ड इन दैट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। So stack pointer is a 16-bit register that stores the address of this top of stack. Same way, program counter is again a 16-bit register that stores the address of normal memory में जो आपके पास next location आपको करनी होती है, सर्व नेक्स्ट लोकेशन जिसमें इंस्ट्रक्शन होती है वहां पे जाना होता है, उसका जो एड्रेस है वो रहता है प्रोग्राम काउंटर में। जिसका मतलब असल में ये दोनों तरीके के काउंटर है या एक तरीके के पॉइंटर है। So this program counter points to that memory location where there is next instruction, and stack pointer always points to the top of stack. वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, चाहे इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्लैश डिकोडर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब फ्लैग्स की बारी है। So this is the flag register. तो हमारे पास कितने फ्लैग्स होते हैं? फ्लैग रजिस्टर जो हमारे पास होती है 8085 में वो 8 बिट्स की है। So we have 8-bit flag register D0 से लेकर D7। अब नॉर्मली जितनी भी हम रजिस्टर्स अभी तक देख चुके हैं, हम ओवरऑल देखते हैं एज अ रजिस्टर, हमने उसके इंडिविजुअल बिट्स पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल बिट्स पे जाना जरूरी है बिकॉज फ्लैग जो असल में होता है वो होता है एक बिट। ये है फॉर एग्जांपल एक, ये आपके पास है 8 बिट्स टोटल, और उसमें आपके पास हर एक बिट का अपना महत्व है। सो दिस इज D0 द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड D7 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। सो हमारे पास अगर इन 8 का हिसाब रखना है तो आपको यह रखना है SZ क्रॉस AC क्रॉस P क्रॉस CY 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी CY लास्ट वाला है, हाँ तो CY एक ही है, आगे 8। So cross means वहाँ पे कुछ नहीं, that's unused. Why? Because D0 में CY is carry flag set होता है, D1 में कुछ नहीं होता है, it's not used. D2 में parity flag set होता है, D3 में कुछ नहीं, D4 में auxiliary carry set होता है, D5 में कुछ नहीं, D6 में zero flag और D7 में sign flag। तो flags से पहले हमने थोड़ा सा इसका देखा था। तो यहाँ पे सिंपली जब आपके पास अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होगी और उसके आउटपुट और उसका आपके आउटपुट में क्या स्टेटस होगा, इफ देयर इज अ साइन दैट जो आपका आउटपुट आ गया, ये नॉर्मली चेक किया जाता है फ्रॉम ऑन एक्यूमुलेटर, बिकॉज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो आपका आउटपुट देगा दैट इज टेकन अप बाय द एक्यूमुलेटर। सो नॉर्मली एक्यूमुलेटर को ही चेक किया जाता है इन फ्लैग्स के लिए। मींस इफ आफ्टर एन अरिथमेटिक और अ लॉजिकल ऑपरेशन in accumulator if you have a signed number, so this D7 will be set. If it is not signed means अगर ये पॉजिटिव है हो गया अनसाइंड, अगर नेगेटिव है हो गया साइन। सो अगर ये पॉजिटिव है तो 0 होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो it will be set, means it will be 1. So flip flops are actually set or reset. So what does you mean by set? इसमें हम 1 लिखेंगे। What do you mean by reset? कि हम इसमें 0 लिखेंगे। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि D7 जो हमारे पास है that is a sign flag and it will be set when after an operation, after an arithmetical logical operation inside the ALU and output to the accumulator is a signed number, and if not it will be reset, then it is 0. इसी तरीके से D6 is 0 flag, S was sign flag.
So zero flag means if after a particular logical operation inside the accumulator you have zero, a full zero, you get a full zero into the accumulator, means your output is nothing, it is void. Then this zero flag will be set. Means if it's set, if the output in the accumulator is zero after a particular logical operation, the same way it is reset if it is not zero. Then you have D5, koi kaam nahi. Then you have D4, AC. AC means auxiliary carry. Auxiliary carry जो हमारे पास होता है, it is set when after an operation inside the ALU there is a carry at fourth bit. मीन्स अगर आप ऐसे कर रहे हो 101101 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. सो एक्चुअली दिस इज अ बाइट ऑपरेशन, क्योंकि हमारा जो एल है वो 8 बिट्स पे काम करता है. बाइट ऑपरेशन होती हैं, क्योंकि हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, दैट मींस 4 बिट्स और 4 बिट्स. सो 1 0 इज 1 1 0 इज 1 1 0 इज 1 0 0 इज 0. तो ये हो गया 1 2 3 4. चौथे बिट पे अगर इधर की ओर आपको क्या आ गया, अगर कैरी आ गया, सो दिस विल बी सेट. अगर नहीं आ गया, जैसे अभी नहीं आ गया, ये आ गया कैरी आ गया 1 1 हो गया, 0 इज 1 1 1 1. तो लेकिन यहाँ थर्ड फोर्थ से फिफ्थ बिट की ओर अगर कैरी आया, दिस विल बी सेट. अगर नहीं आया तो इट विल बी रीसेट. देन D3 नो काम. देन D2. so D2 हमारे पास है पैरिटी बिट. सो इट डिपेंड्स कि माइक्रोप्रोसेसर 8085 कौन सी पैरिटी इस्तेमाल करता है, इवन पैरिटी इस्तेमाल करता है कि ऑड पैरिटी इस्तेमाल करता है, वो हम देखेंगे. सो लेट अस सपोज फिलहाल हम इवन पैरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दैट मींस इफ आफ्टर लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन इनसाइड योर accumulator you get an even parity, means it's set, and if you get an odd parity or if you don't get an even parity, it is reset. So again D1 is not used, and at last we have carry. Carry means at the 8th bit. यहाँ if at the 8th bit after an addition or subtraction you get a carry or borrow, ठीक है, then your carry flag will be set or it is reset. So this is the basic about the flags of 8085. तो अगर हमें पूछा जाए कि आपके पास कितने जो रजिस्टर है फ्लैग की वो कितने बिट्स की है, सो यू हैव टू से 8. लेकिन अगर आपको बोला जाए उसमें कितनी हमारे पास वर्किंग बिट्स है, यानी कि वर्किंग फ्लैग्स कितने हैं, इट इज ओनली 5 है. 1 2 3 4 5. साइन 0 ऑक्सिलरी पैरिटी एंड कैरी. So अब मैं पढ़ता हूँ इबारत इसकी. The ALU includes 5 flip-flops which are set or reset after an operation according to data conditions of the result in the accumulator and the registers. They are called zero carry, sign parity, and auxiliary carry flags. If the sum in the accumulator ID is larger than 8 bits, the flip-flop used to indicate a carry. So वही हो गया कि अगर हमारे पास 8th bit में carry तभी आएगा जब आपके पास एडिशन ऑपरेशन जो होगा दैट विल बी मोर देन योर 8 बिट्स. 8 से ऊपर जाएगा तभी कैरी आएगा, तो देन इट विल बी सेट. सो व्हेन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट्स इन 0, जो हमारे पास 0 फ्लिप फ्लॉप होता है, तो फ्लैग एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप पहले ही बोल चुका हूं मैं. सो इट्स सेट. सो जो हमारे फ्लैग्स हैं दे हैव अ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, बिकॉज़ जब प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखना है, सो अगर प्रोग्राम जिस भी तरीके का लिखना है तो इन प्रोग्राम जो हमारे पास स्टेटस है, जो फ्लैग्स है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है उसमें कि आपके फ्लैग्स क्या हो रहे हैं. तो जो हमारे पास नॉर्मली कंडीशंस होती हैं, कंडीशन ऑपरेशंस होती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. The condition set or reset of the flags are tested through the software instructions. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है.
तो जो हमारे पास ये रजिस्टर्स हैं जो हमने इससे पहले भी देखे, ALU है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ टेम्परेरी रजिस्टर्स, अनयूज्ड रजिस्टर्स या ऐसी चीज़ें हैं. सो वी मोस्टली हैव टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स. एक वो सेट है रजिस्टर्स का जिसको हम बोलेंगे यूजर एसेसिबल, और दूसरा वो सेट है जिसको हम बोलेंगे यूजर नॉट एसेसिबल टू द यूजर. जो यूजर एसेसिबल हमारे पास रजिस्टर्स है, ये वो हो गया जो प्रोग्रामर प्रोग्राम कर सकता है, यानी प्रोग्रामर रीड करा सकता है थ्रू इंस्ट्रक्शन. जैसे एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में अगर कुछ अगर हमें वो देखना है, प्रोग्रामर को देखना है, चेक करना है, ही कैन इजीली चेक इट योर. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोग्राम काउंटर में कुछ है, इफ यू हैव टू रीड द प्रोग्राम काउंटर, यू कैन रीड द प्रोग्राम. बट इफ यू नीड टू रीड द टेम्परेरी रजिस्टर, or we have two more registers inside the microprocessor, that is W and Z registers, जो हमने अभी नहीं दिखाए. They are actually, वो क्यों नहीं दिखाए? Because they are not user accessible. They are used by the microprocessor internally. तो प्रोग्राम जो हम बाहर से लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, हम इनके साथ नहीं छेड़ सकते. हम किन के साथ छेड़ सकते हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर्स के साथ, B के साथ, C के साथ, D के साथ, E के साथ, H के साथ, L के साथ, स्टैक पॉइंटर के साथ. हम किसके साथ खेल सकते हैं? प्रोग्राम काउंटर के साथ. हम किसके साथ खेल सकते हैं? फ्लैग्स के साथ भी रीड कर सकते हैं, कभी राइट भी कर सकते हैं. ठीक है. सो ये जो हमारे पास है, ये हो गए यूजर एसेसिबल रजिस्टर्स, दैट इज दे कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर रूटीन जो हमारे पास होगी, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होगी, उनके थ्रू हम इनको सेट या डिसेट कर सकते हैं. समझ गया? सेम जो हमारे पास ऐसे रजिस्टर्स हैं like temporary register, W register, Z register, they are not user accessible. और एक important चीज है जो आपको बहुत याद रखना है, that is program status word. program status word ये असल में it's a combination of flag register and accumulator. तो आपके पास flag register होगी 8 बिट्स की, जिसमें आपने अभी देखा सबसे पहले है S, उसके बाद है Z, उसके बाद कुछ नहीं. यहाँ से लास्ट था CY कैरी, उसके बाद कुछ नहीं. उसके बाद यहाँ था 0, उसके बाद कुछ नहीं. उसके बाद था पैरिटी, और उसके बाद और आपका एक्यूमुलेटर 8 बिट्स का. सो एक्यूमुलेटर के 8 बिट्स इस्तेमाल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. सो AC 0 से लेकर AC 7 तक एक्यूमुलेटर बिट 0 से लेकर. तो हमारे पास ये टोटल जो रजिस्टर बन गई है, कितने बिट्स की बन गई? ये बन गई 16 बिट्स की. सो जो 16 बिट्स की रजिस्टर बनती है, ठीक है, इसको हम फुल्ली बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, PSW. क्यों बोलते हैं इसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड? ये सीधे इसकी इस्तेलाह से समझ आता है. प्रोग्राम का स्टेटस किस में लिखा हुआ? इस वर्ड में, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. व्हाई? अगर आप कभी भी देखना चाहते हो कि आपके पास अभी जितना प्रोग्राम आपने किया हुआ है, जितनी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हुई हैं, उसकी वजह से इस वक्त एक स्नैपशॉट उठाना चाहते हैं कि प्रोग्राम का क्या हिसाब है, प्रोग्राम कहाँ पहुंचा है, आउटपुट क्या आया है. सो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आया होगा, जो पीछे सीक्वेंशियली रिजल्ट आया होगा, लास्ट वाला जो रिजल्ट होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर. और जो स्टेटस होगा बाकी रिजल्ट्स का, साइन आई है, 0 हुआ है, ये AC है, सॉरी ऑक्सिलरी कैरी. ठीक है. ऑक्सिलरी कैरी मत आया, पैरिटी मत आया, कैरी मत आया, सो इट गिव्स द स्टेटस. सो दिस इज द रिजल्ट. सो रिजल्ट प्लस स्टेटस गिव्स यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. और जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, इट इज 16 बिट रजिस्टर. बट अगेन द नंबर ऑफ वर्किंग बिट्स इनसाइड दिस PSW विल बी 8 9 10 11 13 12 13. So you have 13 bits that are working. The PSW has 13 working bits, but it is a 16-bit register. ये जो PSW है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जब हमें कभी रोकना पड़ता है हमारे काम को, दूसरा काम करना पड़ता है, तो पुराना काम जो है उसको सेव करना पड़ता है. तो सेव क्या क्या हमें करने की जरूरत है? एक्यूमुलेटर में क्या था और व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ फ्लैग्स एट दैट टाइम. तो इसीलिए हमारे पास प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है, it's important to keep in mind PSW. Okay, now moving to the main thing, that is
था आईसी जो मैंने अभी दिखाई। अब देखना हमें इस आईसी को 8085 आईसी को इन रियलिटी कौन सी पिन पे क्या होता है। सो दिस इज द पिन डायग्राम। बहुत ही आसान है इसको याद करना, इन पिन्स को जो भी इसमें होती है। सो ऑल द 40 पिन्स यू कैन इजीली रिमेंबर बिकॉज यू ऑलरेडी नो द सेट, कौन किस सेट का है। तो मैं अगर आपको याद होगा फिर से बता देता हूँ हमारे पास किस किस सेट में पढ़ती है। तो मैं यहाँ से सेट लिख देता हूँ। तो सेट में पहला जो हमारे पास है दैट इज पावर। तो पावर देना है जरूरी आईसी को, पावर के बगैर तो चलेगा नहीं। फिर दूसरा जो है दैट इज क्लॉक। तो ये तो बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद हमें जब देखना है तो वी हैव टू सी अबाउट द बेयर मिनिमम सिस्टम। बेयर मिनिमम सिस्टम हो गया कि मिनिमम से मिनिमम हमें माइक्रो प्रोसेसर को क्या चीजें लगानी है सो दैट इट विल वर्क। So for that bare minimum system, the first thing is to give it the power. For that you will have pins, then the clock. इसी तरीके से तीसरा जो सेट आपके पास होगा that will be address. चौथा सेट होगा डेटा, पांचवा सेट होगा कंट्रोल, छठा सेट होगा स्टेटस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें जो हमारे पास है that is interrupts, DMA, communication, ठीक है। अगर कुछ और आए तो वो भी दिखा दूंगा। सो अब इस पावर के हिसाब से अगर देखेंगे वी नीड, जैसे हमने देखा इससे पहले भी, द प्लस VCC एंड द ग्राउंड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास VCC पिन नंबर 40 पे, और यहां से डायगोनली ऑन पिन नंबर 20 यू हैव VSS दैट इज ग्राउंड। क्योंकि हमें VCC एक्चुअली और VSS है, सो इट इज, क्योंकि ये कौन सी इंप्लीमेंटेशन है हमारे पास, दिस इज द NMOS इंप्लीमेंटेशन। मैं यहां पे देखोगे 805A, सो इट विल बी CMOS इंप्लीमेंटेड IC, ठीक है। सो यू हैव VCC एंड VSS इज ग्राउंड। हो गया पावर खत्म। ये कितना देना है हमें, +5 वोल्ट। परफेक्ट 5 वोल्ट देंगे, ये रन करेगी आईसी, पावर मिल गया इसको। देन वी हैव क्लॉक। तो क्लॉक में कौन कौन सा आएगा, X1 एंड X2। तो मैंने कल ही दिखाया व्हाट वी नीड टू डू, टेक देम, यूज द क्रिस्टल ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज, और जैसे अभी इसने बोला 3 मेगाहर्ट्ज, तो अभी वही रखते हैं। Then you have starter capacitors, then they are connected to ground. जो starter capacitors है नॉर्मली तो 20 पिकोफैरड के, 20 पिकोफैरड। आ गया क्लॉक। Then you have address. So 21 से स्टार्ट करके, इनफैक्ट 12 से स्टार्ट करके, फर्स्ट यू हैव द मल्टीप्लेक्सिंग एड्रेस डेटा बस। सो ये बराबर 8 होंगे। तो इसका मतलब A0 से लेकर A7 तक और D0 से लेकर D7 तक सभी किसे मिलेगा। इनफैक्ट वी हैव टू डीमल्टीप्लेक्स देम फर्स्ट, ठीक है ना, जो हमने कल देखा था। अभी तक ये मल्टीप्लेक्स है। और उसके बाद एड्रेस जो बाकी पिन से हो गए A8 से लेकर A15 तक, वो यहाँ 21 से स्टार्ट होगा 28। तो आ गया एड्रेस भी, डेटा भी। देन यू हैव कंट्रोल। तो जो आपके पास कंट्रोल है उसमें ये पिन्स आएगी। सबसे पहले ALE एट पिन नंबर 30, इसको हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। इट्स कॉल्ड एड्रेस लैच enable. So this is a pin whose direction is outwards. So it is a pin whose control is outwards. मीन जब माइक्रो प्रोसेसर हमें बोलेगा कि मैं कब इस मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस पे एड्रेस डाल रहा हूं, तो तब हमें क्या करेगा, ALE को हाई करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पे इसको डीमल्टीप्लेक्स करना वो हमें करना है, वो बाहर करना है। तो हमें कब पता है कि एड्रेस होगा कि डेटा होगा, वो हमें ALE से पता चलेगा। दैट्स व्हाई इट्स अ कंट्रोल सिग्नल। देन यू हैव राइट, यू ऑलरेडी नो इट, 31 पे, उसके बाद 32 पे रीड। सो ALE राइट रीड, ठीक है। उसके बाद हो गया IOM बार।
तो ये जो बंदे हैं आपके पास, ये चारों कंट्रोल सिग्नल्स हैं। सो ये कैसे कंट्रोल है? बिकॉज इट टेल्स अस, अगेन इट्स आउटवर्ड्स, इट टेल्स अस द ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं, whether that is for memory or it is for input output। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जब भी लगेगा, ये हम आगे देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर विल बी कनेक्टेड either to input output devices or to memory। दैट मीन जो बाहर की दुनिया माइक्रो प्रोसेसर के लिए है, या तो वो मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसे आपके कंप्यूटर के लिए होता है। तो कंप्यूटर के लिए बाहरी दुनिया या तो मेमोरीज हैं, लाइक योर हार्ड डिस्क, योर रैम, योर रोम एंड अदर थिंग्स, और योर अपेंडेज, दैट मीन योर माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड अदर थिंग्स। सो दे विल बी कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट्स एंड मेमोरीज, मेमोरी। तो आपके पास ये जो माइक्रो प्रोसेसर है बोलेगा मुझे कहाँ से डेटा लाना है, इनपुट आउटपुट से कि मुझे मेमोरी से डेटा लेना है, तो उसके लिए आप एक कंट्रोल भेजेगा। सो दीस विल बी कंट्रोल इशूड बाय द माइक्रो प्रोसेसर, राइट, रीड एंड IOM बार। उसके बाद हमने क्या देखा? द नेक्स्ट इज स्टेटस। कंट्रोल हो गया, वो स्टेटस हो गया हमारा S0 एंड S1। ये भी हमारे पास है बाहर की ओर सिग्नल्स, यानी कि ये माइक्रो प्रोसेसर ही हमें बोल रहा है कि इसका इस वक्त क्या स्टेटस है। सो जैसे मैंने पिछली बार बोला, माइक्रो प्रोसेसर जो अपना काम करता है ये 3 अंदाजों में करता है। सबसे पहले फेच करता है, उसके बाद डिकोड करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस फेच करता है। और उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल। तो वो हमें बताने के लिए कि इस वक्त का स्टेटस क्या है, मैं किस मशीन साइकिल पे हूँ, मैं किस इंस्ट्रक्शन साइकिल पे हूँ, तो हमें स्टेटस बोलते हैं। सो S0 S1 आर द बिट्स दैट चेंज, 00 01 10 11, और उससे बाहर वाली दुनिया को पता चलता है कि इस वक्त स्टेटस क्या है। ठीक। देन वी हैव द इंटरप्ट्स। सो इंटरप्ट्स हमारे पास कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हो गया रीसेट। दिस इज द, एक्चुअली इसको इंटरप्ट्स के साथ नहीं रखते हैं बिकॉज इट इज एक्चुअली द रीसेट टू द सिस्टम, होल सिस्टम, बट इज एक्चुअली एन इंटरप्ट आल्सो, बिकॉज जब आप रीसेट करते हैं सिस्टम को, आप इसको सिंपली बोलते हो आप कहां से स्टार्ट करो काम, फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन, दैट इज फ्रॉम 0000, जो भी पहली लोकेशन होगी, यानी ये इसका मतलब ये हो गया इसका बोलना पहले से फिर से काम स्टार्ट करो। इंटरप्ट जो होते हैं नॉर्मल इंटरप्ट बाकी, जिसमें हमारे पास आएगा ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, और ये सारे हम देते हैं अंदर की ओर, यानी कि ये बाहर की दुनिया, बाहर वाले बंदे माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं भाई आप अपना काम थोड़ी देर के लिए रोको, क्योंकि हम इंटरप्ट करने वाले हैं आपको, आप हमारा काम कीजिए। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से दरवाजे पे हमें ठक ठक हो जाएगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेक्चर रोकूंगा, पॉज करूंगा और उसके बाद जाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा क्या बात है, वो काम होने के बाद मैं वापस आऊंगा, फिर से प्ले करूंगा और उसके बाद ये काम कर दूं। तो जो बीच में ठक ठक हो गए वो सारे नॉक्स हैं। सो ट्रैप एक नॉक है, RST 7.5 नॉक है, RST 6.5 एक नॉक है, 5.5 नॉक है, INTR नॉक है। सो दे आर द नॉक्स। अब हर एक नॉक की अपनी प्रायोरिटी होती है, कौन सा नॉक कितना प्रायोरिटी रखता है, ठीक है। अब हर एक जो कभी भी हम किसी पर्टिकुलर नॉक को नॉक करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो एग्जीक्यूट होती है। आफ्टर देयर एग्जीक्यूशन द नॉर्मल प्रोसेस बिगिंस, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इंटरप्ट्स। और इनमें सबसे खतरनाक इंटरप्ट आपका ट्रैप है, लेकिन ट्रैप से भी ऊपर एक इंटरप्ट है जो क्या कराता है, जो पहले से पूरे सिस्टम को रीसेट ही कराता है, दैट इज कॉल्ड रीसेट इन। और इससे रिलेटेड हमारे पास है रीसेट आउट। तो अगर हम इस सिस्टम को, हमारे माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट इन करते हैं, वी गिव इट रीसेट, तो एक तो ये खुद भी रीसेट होता है और ये बाहर की ओर भी एक सिग्नल भेजता है बाकी लोगों के लिए कि हाँ मैं रीसेट हो गया, आपको भी मत रीसेट होना है, ठीक है। सो वी कैन प्रोवाइड दिस सिग्नल टू अदर एसेसरीज जो मेन प्रोसेसर के साथ ही रीसेट हो जाएंगे। सो ये आपके पास आ जाएंगे इंटरप्ट्स और रीसेट्स में ये सिग्नल्स। देन यू हैव DMA। DMA का हो गया, सॉरी जो क्लॉक है, मैं क्लॉक में भूल गया एक और चीज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लॉक बन गया। सो और जो एसेसरीज इसके साथ होंगे और ICs होंगे, अगर उनको भी क्लॉक चाहिए तो आपका यहाँ पे पिन नंबर 37 पे क्लॉक आउट होता है, जिससे आप क्लॉक बाहर भी ले जा सकते हैं। सो जो क्लॉक यहाँ पे मिल गया, बन गया, वो क्लॉक आपको बाहर भी ले जा सकते हैं किसी और IC के लिए जिसको क्लॉक की जरूरत हो। देन योर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है कि आपको मेमोरी को एक्सेस करना है, यू हैव टू ट्रांसफर डेटा टू द मेमोरी और गेट डेटा
to processor from the memory without the use of processor या CPU inside, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके लिए हमारे पास होता है रेडी, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। सो दीज थ्री पेन्स होल्ड एक्नॉलेज एंड रेडी आर फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। एंड एट लास्ट वी हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मींस जब इस प्रोसेसर को दूसरे प्रोसेसर के साथ या किसी पेरिफेरी के साथ कम्युनिकेट करना है सीरियली, तो हमें पहले ही देखा था वी हैव टू पिन्स फॉर दैट, one is SOD, second one is SID. SOD means serial output data, so the pin is bahar ki or, serial output data. Serial input data, so that data direction will be towards inside. So अब आपने की डायरेक्शन देखी, सॉर्ट बाहर की ओर, सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल इनपुट डेटा, ये सारे इंटरप्ट्स हैं तो बाहर की होंगे। लेकिन इनमें जो INT है, दिस इज एन एक्नॉलेज, सो ये बाहर की ओर होगा। दैट मींस प्रोसेसर इज एक्नॉलेजिंग दैट I am taking the interrupt। या ऐसे हो गया जैसे उसने ठुक ठुक किया, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ। कोई टीचर ऐसा होगा जो बोलेगा कोई बात नहीं, ठुक ठुक करने रहो, अब रहो ठुक ठुक करो, तो लेकिन मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा, मैं पहले ये खत्म करता हूँ। सो अगर आपने यहाँ पे ठुक ठुक किया और मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने का मतलब हो गया मैंने यहाँ से एक्नॉलेज किया इंटरप्ट को, और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन होगी। फिर जो कम्युनिकेशन होगी दैट इज द इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करने होंगे। सो जब 8085 मानेगा हाँ आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हो, ये बोलेगा हाँ कोई बात नहीं मैं आपका इंटरप्ट कबूल करता हूँ। वो जो कबूल है, कबूल जो बोलना है, दैट इज INTA, is the acknowledge. It acknowledges back by INTA. Then you have AD0 to AD7. Obviously they are bidirectional because इसमें जो डेटा है वो है bidirectional, लेकिन जो एड्रेस है वो है सिंगल डायरेक्शनल। सो जब हम इनको निकालेंगे बाहर, जब हम इनको क्या करेंगे, we'll be demultiplexing it। सो मुझे मिलेगा ऐसे A0, A1, A2, A3 से लेकर A7 तक, आई विल गेट D0, D1, D2 से लेकर D7 तक। A0, A1, A2 जो है ये है आउटपुट, यहाँ से ये हो गए वो पिन जहाँ से बाहर की ओर हम भेजते हैं एड्रेस, बिकॉज 8085 विल बी सेंडिंग द एड्रेस जहाँ से इसको इंस्ट्रक्शन या डेटा या प्रोग्राम लाना है, ठीक है। और जो डेटा है ये होते हैं बाई डायरेक्शनल, डेटा कभी आता है बाहर से अंदर और कभी अंदर से बाहर निकलता है। तो अभी तक हमने डेटा लाइन को खाली देखा एज बाई डायरेक्शनल बसेस और बाई डायरेक्शनल लाइंस। सेम वे जो एड्रेस लाइंस हमारी है दे आर यूनिडायरेक्शनल एंड दे आर आउटवर्ड बिकॉज एड्रेस इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर विल गिव एड्रेस कि हमें किस लोकेशन को एड्रेस करना है, कहाँ से हमें डेटा चाहिए, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास है वो ये है। सो होल्ड यहाँ से इनपुट, इसको होल्ड कराने के लिए कुछ देर तक और ये एक्नॉलेज करेगा तो वो आउटपुट की ओर होगा। क्लॉक आउट जो है वो अगेन आउटपुट की ओर है, और जो रेडी है वो भी यहाँ से आउटपुट डिवाइस बोलता है हमारे प्रोसेसर को कि आई एम रेडी फॉर द डेटा ट्रांसफर, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट पिन्स ऑफ आवर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले फिर से ये तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स कि हमारे पास कौन से सेट हैं सिग्नल्स के, हमारी पिन्स के, जो हमारी 40 पिन्स हैं, तो उन 40 पिन्स के हिसाब से कौन कौन से सेट में कौन कौन से आते हैं। अब हम सीधे नंबरिंग से देखते हैं। सो नंबरिंग में सबसे इजी हमारे पास है, सबसे पहली दो पिन्स होगी वो क्लॉक ही होगी, x1 x2 क्लॉक, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पिन है दैट इज रीसेट आउट, तो तीसरी पिन हम रीसेट करते हैं, और उसी के दूसरे साइड से 36, सो यहाँ पे 3 को 6 डालने से 36 होगा, दैट विल कम आउट एज रीसेट इन। सो रीसेट आउट एंड रीसेट इन। उससे पहले पावर को आसान है, 40 जो होते हैं नॉर्मल आईसीज में होता है, जो आपके पास लास्ट वाली पिन होती है दैट इज वीसीसी, और जो डायगोनली होगी वो आपका ग्राउंड होगा, तो ये भी हो गया इसका हिसाब। अब उसके बाद जो और एक आसान चीज है वो ये है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ग्राउंड लगा दिया तो इसके ऊपर 8 पिन को सीधे लगा दो, मल्टीप्लेक्स डेटा एड्रेस बस AD0 AD7, और इस साइड से भी 8 पिन जो आपकी आएंगे उनको लगा दो फ्रॉम A to A15। ये सीधे ऐसे स्टार्ट होता है, जो आपके पास पिन की नॉच होगी जिसमें मैंने अभी लिखाया था, नॉच के इस साइड से स्टार्ट होगा। सो यू स्टार्ट विद दिस AD0 AD1 2 3 4 5 6 7, देन इट गोज लाइक दिस 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आगे इसका अब वहां पे रहता है आपके पास रीसेट के बाद सॉर्ट और सेट, ठीक है। एंड देन यू हैव द लाइन ऑफ इंटरप्ट्स, ट्रैप 7.5 6.5 5.5, इंटरप्ट सिंपल एंड एक्नॉलेज, ठीक। और दूसरे साइड से जो आपके पास पहुंचे आप, यू नीड टू गो टू
29। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके पास दो स्टेटस है, उनके बीच में आपके पास नॉर्मल कंट्रोल्स आते हैं। सो S0 एट 29, S1 एट 33, और उनके बीच में रीड, राइट और ALE है, याद है कंट्रोल सिग्नल। फिर इसको थोड़ा सा याद रखना है कि 36 आपने ऑलरेडी रिसेटिंग किया था, इसके ऊपर क्लॉक आउट है और नीचे आपके पास रेडी है, और फिर IOM बार रहता है कंट्रोल सिग्नल में से। देन यू हैव होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज एट 39 एंड 38, और आपको आसानी इसका पूरा जो पिन डायग्राम है वो याद रहेगा, बिकॉज इट्स समटाइम्स सब्जेक्टिव एग्जाम्स आपको पिन डायग्राम बनानी होती है 885 की। सो ऐसे ये याद रखना आसान। तो so this is all about the sets of 8085 and its pin diagram of 8085 IC. This is not the IC, it's the real thing जिसके साथ काम होगा। ये जो हमारे पास है, जो अभी हम बोल रहे थे, जो हमारे पास कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल है, ये उनका टेबल है। अभी ये टेबल आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा अगर ये दिमाग में रहेगा तो जब हम इसको रियलिटी में फिर इस्तेमाल करेंगे तब आसान होगा। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे तब उस वक्त मुश्किल होगा। सो इफ वी हैव दिस टेबल इन माइंड एट दिस इंस्टेंट, जब हमें इसके साथ काम है, सो कीप इट लाइक दैट। सो दिस इज द टेबल ऑफ कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। सो आपको पता है हमारे पास 5 चीजें हैं। एक है IOM बार, S1, और कंट्रोल सिग्नल्स हमारी हैं रीड, राइट, और एक और दैट इज NTA। अभी हम NTA को छोड़ दो, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये जो हमारे पास यहाँ पे चीज लिखी हुई, दिस इज मशीन साइकिल। एक्चुअली जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है 8085 या कोई भी हो, उसमें जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हमने बोला था परसों, तो मैंने बोला था टाइम इज द बेसिक थिंग जिसके बिना पे सब कुछ होता है, एंड दिस टाइम इज गिवन अप बाय द क्लॉक, और इसी क्लॉक के बिना पे सब कुछ होगा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो हमारे पास क्लॉक है, ये नॉर्मली स्क्वायर वेव होती है जो कंटिन्यूअसली अपनी स्टेट चेंज करती है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड दैट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड T। इसका मतलब ये हो गया सब कुछ जो होगा वो इसी T के हिसाब से देखा जाएगा। काउंटिंग भी होगी 1 2 3 4 5 6, वो इसी T के हिसाब से होगी, ठीक है। टाइमर्स जनरेट होंगे, कितना टाइम लेना है, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, वो भी इसी से जनरेट होगा। तो इसका मतलब सबसे सिंपल चीज जो आपके पास है, दैट इज दिस T इज कॉल्ड क्लॉक साइकिल टाइम। क्लॉक साइकिल टाइम यानी जो आपने क्लॉक इस्तेमाल किया है उसका जो पीरियोडिक साइकिल है उसका टाइम कितना है, तो क्लॉक साइकिल टाइम। अब इसी क्लॉक साइकिल टाइम से क्या जनरेट होते हैं, we call them as machine cycles. So what is this machine cycle? It's a timer, जैसे मैंने अभी बोला। लेट अस सपोज मुझे 2 क्लॉक साइकिल्स का एक टाइमर बनाना है। यहाँ पे मैं बोलूंगा ये है लेट अस सपोज T1, कभी मैं बनाऊंगा 3 क्लॉक साइकिल्स का टाइमर, बोलूंगा ये T2 है, मैं बनाऊंगा 4 क्लॉक साइकिल्स का टाइमर, बोलूंगा ये T3 है, ठीक है। सो ये कुछ टाइमर है दैट इज मेड ऑफ सम क्लॉक साइकिल्स। अब इन मशीन साइकिल्स में कुछ ऑपरेशंस होती है और उन्हीं ऑपरेशंस को हम बोलते हैं मशीन साइकिल ऑपरेशंस। जैसे वो हमारे पास है ऐसे, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट, इंटरप्ट एक्नॉलेज, हॉल्ट, होल्ड और रीसेट। ये हमारे पास मशीन साइकिल्स, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मशीन साइकिल्स हमारे वो इतने ही हैं। These are big important as long as processing is concerned. As long as interrupt is concerned तो interrupt acknowledge होगा, ठीक है। As long as आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और कभी रुकने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोकते हैं प्रोसेसर को, उसका काम होगा। सो वी हैव halt and hold, and at last we have reset, जो हमने भी बोला ऐसे इंटरप्ट भी ले सकते हैं या जब आप नए से काम स्टार्ट करना चाहते हैं। सो अब जो हमारे पास मशीन साइकिल्स हैं, सबसे पहला आपके पास है ऑपकोड फेच। अब ऑपकोड फेच जो है, इसमें आपको एक चीज समझ आएगी, दैट इज फेच। फेच यू ऑलरेडी नो, ये हमने थोड़ा सा देखा था व्हाट इज फेच।
फेच मींस जब आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 आपकी मेमोरी को जो बाहर बैठी हुई है रैम, ठीक है, उसको बोलेगा मुझे फलानी इंस्ट्रक्शन भेजो, उसके लिए वो एड्रेस भेजेगा उसको, और वहां से उसको, क्योंकि वहां पे मेमोरी पड़ी हुई है, तो वहां पे उसको रीड कराएगा, तो वहां से इंस्ट्रक्शन जो अंदर छुपी हुई है वो आ जाएगी। तो 885 की किस चीज में जाएगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जो हमने पहले देखा हुआ है। सो चूंकि सबसे पहले जो चीज यहां पे होगी दैट विल बी ऑप कोड। तो अब हमारे पास देखें ऑप कोड क्या होता है। सो ऑपरेशन जो हमारे पास होती है, यानी कि जो हमारे पास पूरी इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज ऑप कोड एंड सेकंड इज ऑपरेंड। ऑप कोड आप ऐसे समझोगे, उर्दू में हम इसको बोलते हैं फाइल, उर्दू ग्रामर में, और ऑपरेंड जो है इसको उर्दू ग्रामर में बोलते हैं मफऊल, ठीक है। फाइल हो गया काम करने वाला, और मफऊल हो गया जिस पर काम किया जाए। सो काम करने वाला यानी कि हमें क्या काम करना है, काम करने वाला, ठीक है, सेगमेंट, कौन सा काम हो गया ऑप कोड, जिस पे काम करना है, ऑपरेंड या सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? काम करना है, क्या करना है? ऐड करना है, किस पे करना है? 5 पे करना है, 10 पे करना है, 2 और 3 पे करना है, 4 और 5 पे करना है, ठीक है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेंड। तो इंस्ट्रक्शन जो भी होती है उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हमेशा ऑफ कोड होता है, इट हैज टू बी देयर। क्यों? बिकॉज काम पहले बोलेंगे काम क्या है, फिर किस पे काम करना है वो उसके बाद लिखा होगा, ठीक है। सो यू हैव ऑफ कोड एंड ऑपरेंड, ये हमेशा होता है इंस्ट्रक्शन। अब चूंकि इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास होती है कभी छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है, तो इसके बहुत टुकड़े होते हैं। सो सबसे पहले चूंकि ऑप कोड है और इसको हमें लाना है उस वाले मशीन साइकिल जो को हम बोलेंगे ऑप कोड फेच, दैट मींस वी हैव टू फेच द ऑप कोड, ठीक है। सो ऑप कोड फेच अब कैसे पता चलेगा और कैसे हमें माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि मेरा स्टेटस उस वक्त क्या होगा, ताकि आपको पता चले कि ऑप कोड फेच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Okay, so opcode fetch. So opcode means, जैसे मैंने अभी बोला, वर्क क्या है हमारे पास काम, ऐड है, सबट्रैक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, डिवाइड है, मल्टीपल है। तो काम क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के हिसाब से हमें पता है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो जिसके साथ काम करना है, चाहे वो एड्रेस हो, एवरीथिंग इज इनसाइड द मेमोरी। सो यू हैव टू ब्रिंग देम। सो फर्स्ट व्हाट विल यू ब्रिंग, कि काम क्या करना है। सो आप उस चीज को लाते हो जो काम करना है, दैट विल बी कॉल्ड ऑप कोड फेच, ठीक है। अब वो हो गया काम लाना। अब उसके बाद आपको क्या लाना है, जो वहां पे जिस पे काम करना है, ऑपरेंड पे, ठीक है। सो जो ऑपरेंड है ना, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डेटा इटसेल्फ जिस पे मुझे काम करना होगा, इट कैन बी रजिस्टर पॉइंटर, यानी कि किस रजिस्टर में आपका डेटा छुपा हुआ है जिस पे काम करना है उसका नाम भी लिखा हो सकता है। इसी तरीके से इट कैन बी एड्रेस पॉइंटर, यानी कि आप किस एड्रेस से आपको डेटा लाना है वहां से। तो ऑल ऑफ दीज विल कम इन ऑपरेंड। तो चूंकि ऑपकोड एक अलग चीज है, ऑपरेंड एक अलग चीज है, तो ऑपरेंड्स को जब हमें रीड करना होता है, तो अगर हमें उनको मेमोरी से लाना है, वी कॉल देम मेमोरी रीड। सो नाउ रीड फ्रॉम मेमोरी। अब ये और ये क्यों डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू ऑपकोड फेच। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे जब आपको ऑपकोड को फेच करना होता है, सो ऑपकोड इज एक्चुअली द इंस्ट्रक्शन जो हमें बोलेगा क्या करना है। सो दिस ऑपकोड हैज टू गो टू डायरेक्टली टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड देन इंस्ट्रक्शन डिकोडर। जबकि जो मेमोरी में से आप रीड करोगे डेटा, दैट हैज टू गो थ्रू डेटा बस टू इट्स डेस्टिनेशन। उसकी डेस्टिनेशन नहीं होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किसकी डेस्टिनेशन होती है? खाली ऑपकोड की। इसलिए ऑपकोड फेच इज डिफरेंट एंड अदर फेचेस आर डिफरेंट। सो यू कैन सी दिस एज डेटा फेच, यू कैन से दिस एज एड्रेस फेच। ये जो यहां पे है इसको बोलो आप डेटा फेच।
इट इज आल्सो फेच, यू आर फेचिंग डेटा, यू आर फेचिंग एड्रेस, अगर वहां पे कोई डेटा आपके पास है, एड्रेस फेच, ठीक है। यू कैन कॉल इट लोकेशन फेच, किसी लोकेशन पे आपके पास है वहां, ये हो गया जब आप रीड कर रहे हो मेमोरी को। इसी तरीके से जब आपको लिखना होगा मेमोरी में, आपने किया एक्यूमुलेटर में आपके पास डेटा है, आपने एडिशन किया, नाउ यू हैव टू राइट बैक द रिजल्ट इनटू द मेमोरी, सो यू विल राइट बैक। तो चूंकि हमें कभी इंस्ट्रक्शन वापस लिखनी नहीं होती है, तो इसलिए हमारे पास वापस ऑपकोड राइट तो होगा नहीं, तो हमें मेमोरी में राइट करना है दिस डेटा, राइट एड्रेस रखना है, लोकेशन का डेटा या जो एड्रेस है वो लिखो दिस मेमोरी राइट। Then again we have a machine cycle called IO read, means if you have to read some input device like your mouse, like your keyboard, ठीक है, या like your communication device जो आपके पास है, जहाँ से लेना चाहते हैं, जैसे कोई सेंसर आपके पास है, वहाँ से आप डेटा लेना चाहते हो, so this will be input output read. The same way अगर आपको भेजना है किसी input output device को, जैसे मुझे भेजना है हमारा मॉनिटर को, मुझे भेजना है प्रिंटर को डेटा, सो ऑब्वियसली इट विल बी IO राइट। देन यू हैव इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल, यानी कि वो मशीन साइकिल पूरा जहां पे हम क्या करते हैं काम, जो ही इंटरप्ट आया उसके बाद वो पूरा प्रोसेस जब मैं इसको एक्नॉलेज करूंगा, उसके बाद उसका काम करूंगा, उसके बाद तो उसमें जो टाइम लगती होगी वो मशीन साइकिल एक्नॉलेज साइकिल। एंड देन सेम गोस फॉर हार्ड होल्ड एंड रीसेट। तो हमारा बेसिक मॉड्यूल यहाँ पे ये जानना था कि कौन सी चीज क्या करती है, लेकिन उससे भी अच्छी चीज जो हमें जाननी है वो है उस वक्त हमारे पास स्टेटस क्या रहता है और कंट्रोल सिग्नल्स कौन सी इस्तेमाल होती है। सो हम यहां से देखेंगे, सो कीप इट सिंपल, नीचे वाला हम अभी नहीं करेंगे डिस्कस, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, यहां तक हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ही हमारे पास ऑपकोड फेच होगा, और ये जो हमारे पास एक सिग्नल है इसका IO/M, bar, that means if this particular pin IOM bar pin या IOM bar line is 1, means you are actually selecting IO operation, input output operation, and if it is 0 then you are selecting the memory operation, because 0 relates to memory, IO relates to 1 relates to IO, because it is active high, memory is active low। चूंकि ऑपकोड फेच हमें करना है और ये ऑपकोड जो आपके पास है मेमोरी में ही है, ठीक है, सो ऑपकोड फेच करने के टाइम जो हमारा IOM बार है दैट शुड बी 0, बिकॉज़ 0 रिलेट्स टू मेमोरी, इट इज अ मेमोरी ऑपरेशन। और उस वक्त हमारे पास अब कैसे पता चलेगा मेमोरी ऑपरेशन, तो ये सारे हैं, ये भी मेमोरी ऑपरेशन, ये भी मेमोरी ऑपरेशन, ये भी मेमोरी ऑपरेशन, बिकॉज़ ऑपकोड भी मेमोरी में ही है, आपके पास डेटा भी मेमोरी में है, अगर लिखना भी है वो भी मेमोरी में है। तो ये कैसे पता चलेगा आपकी ये फेच या ऑपकोड का फेच है, उस वक्त S1 भी 1 होगा और S0 भी 1 होगा। So if both S0 and S1, that is status signals S0 and S1 are 1, then you check if IOM bar is 0, means it will be opcode fetch, ठीक है। और चूंकि opcode fetch एक read operation, it is a read operation. Why? Because opcode I have to fetch, I have to read this opcode, so your read signal will be 0 because it's activated by 0. Chasan read bar is like this, RD bar. It's activated by 0, not by 1. Same way, memory read. So memory read में तो memory वाला operation है, so IOM bar will be again 0 because it's a memory operation. Again I have to read, means read will be 0. मगर status हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा opcode के नीचे simple data read. So if S1 is 1 and S0 is 0, इससे हमें पता चलना चाहिए this memory read is a read data read operation, not opcode operation. वरना same है ना बाकी, देखो ऊपर भी 0 यहाँ भी 0, ये भी read 0 यहाँ भी read 0। फिर कौन सी चीज हमें differ करती है between memory read यानी कि data read and opcode read? It is only the S1 and S0. यहाँ पे दोनों 1 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 0 है। Again, जब you have memory write, so यहाँ पे आपके पास WR 0 होगा और जो RD है वो होगा 1, कि हमें रीड ऑपरेशन नहीं करनी है, राइट ऑपरेशन करनी है। So WR bar, all of them are in bars, ठीक है, means 0 means activated, means right activate हो गया, because और मेमोरी कौन बोलेगा हमें, this 0 because memory। और अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ये भी मेमोरी था, ये भी मेमोरी था, तो ये भी 0 था, ये भी 0 था, ठीक है। अब ये कौन डिफाइन करेगा कि मेमोरी रीड हो रहा है कि मेमोरी राइट हो रही है?
तो इसको उल्टा कर दे, ये 0 यहाँ से, ये 1 यहाँ से. So if 1 0 is for memory read, 0 1 is for memory write for S0 S1. Then same way I have IO read and IO write. If it is read, RD will be 0, write will be 1. If it is IO means here it will be 1, so इसलिए ये 1 है. And if it is read, read के लिए आपको पता है 1 0 जैसे यहाँ पे था. So read के लिए होता है S0 S1 S0 1 0. Then IO write, क्योंकि it is IO bar will be 1. क्योंकि it is write, WR will be 0, and here read will be 1 means deactivated. और चूंकि हमें पता है write के वक्त हमें 0 1 होता है S0 S1, तो 0 1 होगा S0 S1. ठीक है, तो ये हमें क्या करता है काम, ये यहाँ तक हमें बोलता है कि how a microprocessor tells us or it controls the output world, saying that which particular machine cycle or which particular operation, time operation I am doing. Am I doing output fetch or memory read or memory write or IO read or IO write, जो 5 साइकिल हमारे बेसिक machine cycle. उसके बाद हमारे पास आता है interrupt acknowledge. अब यहाँ पे एक ही चीज बचता है, that is 1. It's input output because interrupts normally come from बाहर से as input output. ठीक है, so इसीलिए इसको 0 भी 1 रखा हुआ है. और दूसरी बात भी इसमें है, क्योंकि आउटपुट फेच में हमने ये 0 रखा था और ये दोनों 1 रखे थे और कोई चीज हमें बची भी नहीं है. ठीक है, तो इन्होंने इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल के लिए सबसे बेस्ट क्या किया, अगर ये 0 है ये तो ये 1 डाल दो और बाकी आउटपुट फेच का ही रख दो 1 1. तो यहाँ पे ना रीड का हिसाब किताब है ना हमारे पास राइट का हिसाब किताब, क्योंकि रीड एंड राइट हैज नथिंग विद इंटरप्ट एक्नॉलेज. इंटरप्ट एक्नॉलेज के लिए अपनी कंट्रोल सिग्नल है INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल. सो दैट विल बी, क्योंकि वो भी आपके पास एक्टिव लो होती है इसलिए उसको 0 रखा गया है, सो दैट इज एक्टिवेटेड. सो लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल रखना है ऑल ऑफ देम आर 1. ठीक है, सो इट इज 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 and 1 1. Then you have halt. इससे पहले हमारे पास S0 और S1 जो है ये कभी 0 0 दोनों नहीं हुए थे. देख लो, either it is 1 0 or it is 0 1 or it is 1 1. सो हमें कौन सी चीज बोलेगी कि हमारा जो प्रोसेसर है वो halt पे है. halt इज अ डिफरेंट थिंग. halt मींस डूइंग नथिंग. ये एक ही जगह पे चुप करके बैठा हुआ है. प्रोग्राम काउंटर भी उसने जो पुराना ये कर दिया का. सो हमारा अभी प्रोसेसर है, इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग, इट इज नॉट फेचिंग एनीथिंग, इट्स एट अ halt. halt को हम दूसरा बोल सकते हैं इट इज इन वेट, इट्स वेटिंग. सो वो कैसे हमें पता चलेगा, जब हमारा S1 और S0 जो है वो दोनों 0 होंगे. ठीक है, और Z मींस हाई इंपीडेंस, यानी कि जो हमारा IOM बार है ये हमारे पास होगा हाई इंपीडेंस में, यानी कि एक तरीके से इसको हमने रखा होगा हाई इंपीडेंस. जो ऑलरेडी दो मुझे क्या बोलना है, वो हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट आइदर 0 और 1 और इनफाइनाइट इंपीडेंस और ओपन सर्किट. सो इस वक्त ओपन सर्किट मोड में हो, और उस वक्त रीड और राइट जो आपके पास है वो दोनों भी हाई इंपीडेंस मोड में होंगे, डूइंग नथिंग. और इंटरप्ट एक्नॉलेज जो आपका है वो उस वक्त होगा 1 मींस उल्टा, मींस इट इज आल्सो डीएक्टिवेटेड. एक तरीके से सब चीजें डीएक्टिवेटेड. आपके पास INTA भी डीएक्टिवेटेड है, रीड राइट भी आपके पास Z है, Z मींस हाई इंपीडेंस, तो वो किसी काम के है नहीं. उसके बाद आपका जो IOM बार है वो भी हाई इंपीडेंस में. सो S0 एंड S1 हमें दिखाने के लिए कि व्हाट इज द स्टेटस. तो अगर हम रीड करेंगे कि 0 0 दोनों है S0 और S1, सो विल गेट इनटू थिंक कि हम halt कर रहे हैं अपने सिस्टम. ठीक है, देन वी हैव होल्ड. सो होल्ड हो गया. अगेन halt और होल्ड में क्या फर्क है. halt हो गया इफ यू हैव डन योर वर्क, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, जैसे ऐसे आपको प्रोग्राम यहाँ तक था. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा था ये ऐड करो 5 और 4 और यहाँ पे आपने लिखा HLT. HLT एज एन इंस्ट्रक्शन halt, जो आपको बोलता है कि बस आपका प्रोग्राम हो गया, आप चुप करके बैठे. ठीक है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं करेगा, इट गेट्स एन halt सिग्नल. तो इसीलिए यहाँ पे Z0 0 0 RD ये चीजें होंगी, तो उसके बाद कुछ नहीं करेगा. बट होल्ड इज अ डिफरेंट थिंग. होल्ड हो गई जब आपको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना होता है, जैसे मैंने पहले बोला, तो यहाँ से सिग्नल आएगी बाहर से बोलने के लिए प्रोसेसर को होल्ड फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, जितनी देर में मेमोरी एक्सेस कर. ठीक है, तो उस वक्त भी उसको होल्ड करना है, अपना काम नहीं करना है उतनी देर तक. होल्ड जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, उसके बाद तो होल्ड होता है कुछ देर के लिए. सो उसके लिए
आपके पास S0 and S1 don't care, they can be anything 1 0 0 1 1 1, don't care about that, but care about IOM bar. That means that it will be in high impedance state and your read, write and INTA will be 1. ठीक है, and the same for reset at last. So reset के लिए भी जब आपने reset किया होगा उसको क्या, everything is in its deactivated state. INTA deactivated, read, write deactivated, S0 S1 don't care. Don't care means it can be 1 or 0, we don't care about that. And then your IOM bar also high impedance state. तो ये हो गया आपके पास कुछ मशीन साइकिल. मैंने फिर से बोला ये मशीन साइकिल हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. ये तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास इंटरप्ट होता है. ये हॉल्ट तब इस्तेमाल होगा जब आपके पास वेट करना होगा या आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. होल्ड हो गया जब आपको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना होगा, उस वक्त कुछ देर के लिए सिस्टम को होल्ड पर रखना है. एंड देन यू हैव द रिसेट हो गया व्हेन यू रिसेट योर सिस्टम. उस वक्त डिफरेंट कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स है उनका क्या हाल होता है. You can read them easily, the statuses and the control signals. Control signals हो गया कि माइक्रोप्रोसेसर उस वक्त देता क्या है ताकि बाकी वाली जो मेमोरी है उसको इस तरीके से सिग्नल्स जाए. और जो स्टेटस है ये हमें बोलेगा कि इस वक्त माइक्रोप्रोसेसर किस हालत में क्या कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज the control and status signals of the microprocessor 805. very important. जब हम टाइपिंग डायग्राम्स देखेंगे उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. Now you have the next thing, that is the functional description. Again already done, but इसे थोड़ा सा क्योंकि डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है तो आपको इसको सही से समझ आ जाएगा. फंक्शनल डिस्क्रिप्शन क्या हो गया कि आपके पास 8085 की आईसी है. अभी जो पिन्स रखी हुई है दे आर नॉट पुट इन ए वे जिस तरीके से वो हार्डवेयर में होती है. जो हमने इससे पहले पिन डायग्राम दिखाई थी दैट वाज समवट लाइक दिस. नॉच वॉच है यहाँ से, फिर आपने बोला 1 2 3 4 5 6 20 21 डैश 40. फिर आपने बोला यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे ये लगाएंगे. यहाँ पे लेकिन क्या किया हुआ है, क्योंकि पिन्स बिखरी हुई है उधर इधर, तो इन्होंने क्या किया था, अगर कुछ पिन्स एक सेट में आती है तो एक साइड से लाई, दूसरे सेट में आते हैं दूसरे साइड से लाई. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्क्रिप्शन. तो हम ऐसे देखेंगे, जैसे हमने बोला हमारे पास पावर है तो इसने पावर को यहाँ पे लाया, पिन नंबर 28 पिन नंबर 40 फॉर पावर. ठीक है, प्लस 5 राउंड दे दें. फिर हमने बोला क्लॉक x1 एंड x2 फॉर क्लॉक, फिर उसने यहाँ पे रखा इसको 1 और 2. Then we said communication means serial input output ports, तो वो बन गया सॉर्ट और सेट. उसके बाद हो गए हमारे पास एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, यानी कि बाहर से जो सिग्नल्स आएंगे. ये भी हमने पिछली बार ही देखा. एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल जो बाहर की दुनिया से, मेमोरी से, किसी और कंट्रोलर से, किसी पेरिफेरल से या किसी और आईसी से जो हमें अंदर मिलेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें अभी देखा कि इंटरप्ट्स हो, तो ये हो गए. उसके बाद डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना होगा तो उसके लिए रेडी है, होल्ड है, और अगर कोई रिसेट करना चाहता है तो रिसेट इन है. ठीक है, तो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में ओवरऑल आपके पास इंटरप्ट से रिलेटेड चीज ही रहती है. ठीक है, अब जो एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं, मैंने बोला जब कोई कम्युनिकेट करना चाहेगा 885 के साथ तो ये ऐसे ही नहीं कम्युनिकेट करना है जब तक नहीं उसको एक्नॉलेज करेगा. सो ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होता जब तक ना एक्नॉलेज होगा. तो इन्हीं चीजों के जो एक्नॉलेज हैं दे आर दिस एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट. जो अगर आप एक इंटरप्ट्स दे दिए, इनको एक्नॉलेज करने के लिए इंटरप्ट एक्नॉलेज होगा. अगर आपने यहाँ से होल्ड दे दिया, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ से होल्ड एक्नॉलेज मिलेगा. तो इसका मतलब हो गया इन इनपुट्स के लिए एक्नॉलेज. एक्नॉलेज हो गया सिंपली, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा एक्नॉलेज हो गया ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दोस्त आपके पास आगे जा रहा है, ठीक है, या वहां से आ रहा है. आप सबसे पहले इसको नहीं बोलते हो आप ये मतलब मुझे कॉपी दे दो या कुछ. आप सबसे पहले क्या करते हो, आप पहले सलाम करते हो. अब जब सलाम करते हो तो उसके बाद देखते हो कि सलाम का जवाब मिलेगा कि नहीं. अगर सलाम का जवाब मिल गया मीन्स फ्रेंडशिप ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट, और उसके बाद में कॉपी लूंगा उससे. ठीक है ना. सो सलाम यहां से करना हो गया एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल. सलाम का जवाब मिलना हो गया एक्नॉलेजमेंट.
तो एक्नॉलेजमेंट के बाद फिर दूसरा काम होगा जो रियलिटी में करना होगा, जैसे उसे कॉपी मांगना है, ठीक है। सो दिस इज सलाम, दिस इज सलाम का जवाब, इट्स द इनिशिएटेड सिग्नल एंड दिस इज द एक्नॉलेजमेंट, सॉरी दिस इज द एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस। सो हायर ऑर्डर एड्रेस बस A8 से लेकर A15 फ्री है, कोई परेशानी नहीं है, इजीली यूज कर सकते हैं। बट वी हैव AD not AD7, it is multiplexed address data bus. It needs to be demultiplexed so as we get data bus and the address bus. And then we have control and status signal जो मैंने अभी बोला, ALE, S0, S1, IOM bar, read and write, ठीक। Then we have, इसने वो ऐसे नहीं लिखा है, मैंने बोला था क्लॉक से रिलेटेड क्लॉक आउट हमारा होगा, वो ये हो गया, और रीसेट इन से लेकर हमारे पास होगा रीसेट आउट, दैट इज दिस सिग्नल। और ये आपके पास 40 पिंस का आ गया हिसाब दूसरे तरीके से। किस तरीके से? फंक्शनल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। आपने देखा जो हमारी 40 पिंस है उनका क्या क्या यूज है और वो किस किस सेट में आते हैं। ओके, अब लास्ट वाली चीज जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि अब हमारे पास ये माइक्रो प्रोसेसर जो है, नाउ इफ इट इज पार्ट ऑफ योर, if it is part of your microcomputer, so ये माइक्रो प्रोसेसर दिख रहा है कहीं पे आपको? इसमें इस स्लाइड में माइक्रो प्रोसेसर देखना है, मैं कहाँ है? So in this microprocessor, where is the 8085? See, it is 8085 basic microcomputer. So where is 8085? 8085 is here. This is your chip. 8085 chip. With all those things जो इसके लिए हमें चाहिए। अब चूंकि ये ब्लैक बॉक्स है, इंटरनल हमें कुछ पता नहीं, और जो इसकी पिन्स है वो भी हमें ब्लॉक्स दिखा रहे हैं, लाइक यहाँ से हाई ऑर्डर एड्रेस बस, यहाँ से डेटा बस, यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कनेक्टेड होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर विद अदर पेरिफेरल्स so that it becomes a microcomputer, that is 8085 basic microcomputer or 8085 basic system, ठीक। तो जो चीजें असल में इसको जरूरत है जिससे एक सिस्टम बन सकता है, तो उसमें हमारे पास ये है। सबसे पहली चीज EPROM, जिसको ROM बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Then we have read-write memory, that is called the RAM. So this is your ROM, this is your RAM. उसके बाद कुछ input output भी होना चाहिए। So for input we have keyboard, so this is input, जिससे हम text input देंगे, और output check करने के लिए we have LED display, so this is output. So this is your microprocessor 8085. These are the things that you look at so that it becomes a system: a ROM, a RAM, an input and an output. अब मसला है इनको जोड़ेंगे कैसे। So जो ROM, RAM, input और output है वहाँ क्या जाना चाहिए?
क्योंकि डेटा हमेशा ट्रांसफर करना है वहां से यहाँ, इंस्ट्रक्शन हमें ट्रांसफर करने हैं, एड्रेसेस हमें ट्रांसफर करने हैं। सो सबसे पहली बात जो हमें जरूरत है दैट इज डेटा बस। सो वो डेटा बस हमें रोम रैम इनपुट और आउटपुट से बराबर निकलना चाहिए। तो जो एलईडी डिस्प्ले यहाँ पे है, एलईडी डिस्प्ले इज ए आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जो काम करते हैं, और इनके साथ हम लगा देते हैं अपनी बफर मेमोरी, जो मैंने परसों भी बोला कि वो जहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर रह सकता है हमारा डेटा जो हम भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ से डेटा बस से डेटा आएगा और हमें वो एलईडी डिस्प्ले पे दिखाना है, सो वी नीड अ लैच टू स्टोर दैट डेटा। सेम वे अगर कीबोर्ड पे हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, सो वी नीड अ बफर और एनकोडर जिसमें क्या होगा, दैट विल टेक दिस डेटा एंड पुट टू द डेटा बस। वही यहाँ पे है, ये हो गया आपके पास लैच, ये हो गया आपके पास बफर। यहाँ पे हमें नॉर्मली बफर लगता है और एनकोडर, एंड दिस इज द डेटा बस। तो ये हो गया आपके पास डेटा, 8 बिट डेटा, 8 बिट डेटा बस, यहाँ भी 8 बिट डेटा बस, और यहाँ भी 8 बिट डेटा बस। चूंकि ये डेटा बस इंटरनली 8085 में शेयर्ड थी, अगर आपको याद है इसके अंदर जब हम इसको देख रहे थे, where it was shared, it will be shared here also, बाहर भी shared, this is the same bus, internally also shared। और जो ये डेटा बस यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ पे लगाया हुआ है बस ड्राइवर बाई डायरेक्शनल। वो क्यों लगाया हुआ है, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो इंटरनली हमारे पास चल रही होती है सिग्नल्स, उनकी जो वोल्टेज और करंट्स होती हैं वो उस लेवल की होती हैं ताकि वो एक आईसी के अंदर चल सके, ठीक है। उनको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है इन माइक्रोमीटर, at most if it goes from one point to other point of the IC that will be in tenths of a millimeter, ठीक है। तो वहां पे वोल्टेज और करंट्स का अलग कंसीडरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जब इसको बाहर जाना है, सो आपका एलईडी डिस्प्ले 1 मीटर दूर होगा, कीबोर्ड 1 मीटर दूर होगा, आपके पास मेमोरीज होंगे बोर्ड पे, ठीक है। सो यू नीड अ गुड करंट एंड वोल्टेज सिग्नल्स। फॉर दैट व्हाट यू यूज टू ड्राइव बस, जो आपको इंटरनल डेटा बस बाहर निकलेगी उसको ड्राइव करने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको लगेगा बस ड्राइव, वो भी कौन सा, बाई डायरेक्शनल। सो बस ड्राइवर, ड्राइवर वो चीज है जो आपके वोल्टेज और करंट्स को सही करेगा, सिंपली यानी कि एम्पलीफाई करेगा, रीजनरेट करेगा सिग्नल को, सो दैट ये यहाँ से भी एज ए डिजिटल सिग्नल अच्छे से चले, ठीक है। इसलिए यू नीड बस ड्राइवर और बाई डायरेक्शनल बस ड्राइवर। तो मिल गया आपको डेटा बस, खत्म। उसके बाद दूसरी चीज आपके पास क्या है, दैट इज द एड्रेस, द एड्रेस लाइंस। कि ये जो आपके पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से है, ये कैसे बोलेगा कि मुझे कहाँ से डेटा लाना है, किसको डेटा देना है। सो ऑब्वियसली इट हैज टू एड्रेस, फॉर दैट देयर विल बी एड्रेस लाइंस। तो ये हो गया आपके पास एड्रेस, यहाँ से हाई ऑर्डर एड्रेस बस। मगर ये एड्रेस बस जाती कहाँ पे है, ये क्या डायरेक्टली इसमें जाएगी, ऑब्वियसली इफ यू हैव रोम, इफ यू हैव रैम, देयर विल बी एड्रेस लाइन, सो द एड्रेस विल डायरेक्टली मूव टू द एड्रेस लाइंस। मगर यहाँ पे एक सर्किट के थ्रू इसको घुसना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड चिप सिलेक्ट डिकोडर। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, जब हमने पिछली बारी मेमोरी बनाई थी फ्रॉम 2 आईसीज, तो हमने बोला हर एक आईसी में एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड चिप सिलेक्ट। चिप सिलेक्ट हमें ये बोलता है कि हमें कौन सी आईसी सिलेक्ट करना है जहां से हमें डेटा लेना है। सो दैट मींस यू मस्ट हैव अ डिकोडर दैट विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर आईसी, दैट इज नोन एज चिप सिलेक्ट डिकोडर। सो यू have to use chip select decoders to select one out of them, ठीक है। जैसे रैम और रोम है, मुझे इन दो आईसी में एक सिलेक्ट करनी है, किससे होगा वो लॉजिक, चिप सिलेक्ट डिकोडर। मगर वो चिप सिलेक्ट किस बिना पे काम करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस, एड्रेस लाइंस के बिना पे होगा, क्योंकि मुझे देखना है कौन सी एड्रेस स्पेस मुझे किस आईसी को देनी है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे आगे। देन इसी तरीके से हमारे पास है पोर्ट सिलेक्ट डिकोडर। ये पोर्ट्स है, ये इनपुट आउटपुट है, यहाँ से मेमोरी है, दिस पार्ट इज मेमोरी, दिस पार्ट इज इनपुट आउटपुट। सो इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास पोर्ट सिलेक्ट डिकोडर होगा। हमें किस पोर्ट को सिलेक्ट करना है, आउटपुट पोर्ट को सिलेक्ट करना है कि इनपुट पोर्ट को सिलेक्ट करना है। उसके लिए भी कहाँ से हमें मिलेगा, एड्रेस बस से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें किसको सिलेक्ट करना है, एंड देन सो वी डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर एड्रेस
द रैम, द रॉम, द इनपुट एंड आउटपुट विल बी सिलेक्टेड, और उसके बाद उस सिलेक्शन के बाद हम आएंगे कंट्रोल्स में। कंट्रोल हो गया कि रीड करना है क्या राइट करना है, फिर हो गया मेमोरी को रीड करना है कि इनपुट आउटपुट को रीड करना है, ठीक है। तो जो हमने इससे पहले भी हमारी सिग्नल्स देखी, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, जो हमारे पास सिग्नल्स है, दे विल सिंपली गो एंड कंट्रोल एंड चेक कि हमें कहां से डेटा लाना है या ले जाना है, ठीक है, मेमोरी से लाना है कि इनपुट आउटपुट से लेना है। सो दिस विल वी विल इलैबोरेट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इट हैज टू गो स्टेप वाइज। ये मैंने खाली फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन दिखाया आपको। सो वी विल हैव टू गो थ्रू वाइट बोर्ड, मींस इसको कैसे ये सारा जो 8085 का माइक्रो प्रोसेसर है, इसका हमें एक बेसिक सर्किट बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे बेयर एंड मिनिमम सिस्टम, जहाँ पे हमें देखनी चाहिए कौन सी आईसी लगेगा, कौन सा ब्लॉक लगेगा, ताकि आप इस माइक्रो प्रोसेसर को एटलीस्ट क्या लगेगा, ताकि एक सिस्टम बने। जो अभी आगे देख रहे हैं ये बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, इसमें रैम भी है, रोम भी है। जब हम बोलेंगे बेयर मिनिमम हो गया कि खाली अगर हम एक ही प्रोग्राम रन कर सकें, जैसे एडिशन का प्रोग्राम खाली रन कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो वी विल गो थ्रू दैट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।